हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मैगजीन, मंथली मैगजीन का पार्ट है गाइस। लेट्स डिस्कस दी फरवरी 2024 का पार्ट, जिसमें गाइस ऑलरेडी हमने अपना पॉलिटी गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कर दिया है। जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और साथ ही साथ आप पिछले पूरे ही साल की मंथली मैगजीन जो विजन की आती है उसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आप मैगजीन को देख सकते हैं। आज का जो हमारा जो डिटेल कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस जो आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड जीएस 3 का पार्ट इकोनॉमी सेक्शन, जिसमें हम कवर करेंगे अपना इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो, रिसेंटली ना वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं उन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म को क्विंटेसेंशली फंडामेंटल बताया है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। यानी कि बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आप कह सकते हो, क्योंकि क्विंटेसेंशली का मतलब ही ये होता है। ठीक है, इसका मतलब ही है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। ठीक है, अब समझने की बात ये है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म होता क्या है। जगदीप धनखड़ जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने क्यों कहा कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझनी है। कह रहा कन्वेंशनली क्या होता था, हम इसको ना सिर्फ इकोनॉमिक आइडियोलॉजी लेके समझते थे कि ठीक है भाई, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, उसी को हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म कह रहे हैं। और जिसमें हम कह देते थे कि ये जो फेवर करे हमारे डोमेस्टिक कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, लेबर एंड कैपिटल फॉर्मेशन को, उसी को हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म कह देते हैं। कन्वेंशनली चलता आ रहा है। ये कह रहा सबसे पहले ये टर्म जो डिस्कवर हुई, कह रहा ये आज की कोई टर्म थोड़ा ना डिस्कवर की गई है। ये बहुत पहले ही इनिशिएटर जो थे इस टर्म को निकालने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए, वो थे फ्रेडरिच लिस्ट थे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को इनिशिएट करा। फिर एक थ्योरी आई नेशनल इकोनॉमिक्स की, जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स एंड कॉस्मोपॉलिटन इकोनॉमिक्स से बिल्कुल अलग थी, बाय एडम स्मिथ। एंड जो आपके जीन बैप्टिस्टे थे, इनके अकॉर्डिंग ये अलग अलग आई। अब इस लिस्ट में असर्ट करा गया कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या इंटायर ह्यूमैनिटी है, वो नेशन के लिए स्टैंड करती है। एंड ही फॉर्मुलेटेड इज आइडिया, जो इंटरमीडिएट एजेंसी नेशन के बारे में, जो बेसिकली इसको लिस्ट करा गया। अब यहाँ पर इसमें बोला गया है कि कोई भी नेशन की प्रॉस्पेरिटी कैसे ऑब्टेन होती है, समझ रहे हो, या वहाँ पे सिविलाइजेशन पर कैसे कैसे रहा, कि वहाँ पर कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, कैसे टैरिफ बैरर्स को हटाया गया, कैसे इन्फेंट इंडस्ट्रीज को बचाया गया। ये सब चीज़ों पे बहुत सारी थ्योरीज फ्रेडरिक लिस्ट की निकल कर आई है ना। लेकिन आज की डेट में जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो चेंजिंग सिनेरियो है, उसमें जो प्रेजेंट नोशन है इकोनॉमिक नेशनलिज्म का, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान है नेशन से रिलेटेड है, एंड किसी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड खास तौर पे नहीं। क्योंकि जैसे हम पहले कहते थे ना कि इकोनॉमिक पॉलिसी से हम बड़ा रिलेट कर रहे हैं, आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा इसका जो कंसर्न है वो इस बात पर है कि नेशन क्या चाहता है। कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक पॉलिसी पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो यानी कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म में हम क्या कह रहे हैं, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स हैं जो आपकी इकोनॉमिक लिबरलिज्म को प्रमोट करें, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपकी कैसी है, वो उस तरह से आप उसको अडॉप्ट करते हो। यानी कि देखो, अगर आप ना मोटे तौर पे पकड़ोगे तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होता है उसके ऊपर हम बात समझते हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म है क्या? तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म एक तरह की ना आइडियोलॉजी है, समझ रहे हो, कि आप अपनी आइडियोलॉजी को अपने देश में किस तरह से प्रायोरिटाइज करोगे, कैसे डोमेस्टिक चीज़ों को कंट्रोल करोगे, कैसे पॉलिसीज़ बनाओगे, कैसे इकॉनमी को आप कैसे कैसे अपने कंट्री का नंबर ऑफ इम्पोर्ट्स कम करके इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाओगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो भी प्रैक्टिसेस करते हो इकोनॉमिक नेशनलिज्म के तहत, कैसे नेशनल इकोनॉमीज को वर्ल्ड मार्केट के कंटेक्स्ट में राइज कराओगे, वो सब का सब चीज़ें क्या आती है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का पार्ट है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अब कह रहा है कि देखो, क्या है कि अगर हम इंडिया की इकोनॉमिक नेशनलिज्म की तरफ चलते हैं तो क्या होता है। अब इस लिस्ट को गाइस हम पढ़ेंगे अभी। लेट्स डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया फर्स्ट। कह रहे देखो, इंडिया में ना ये आइडिया जब डेवलप हुआ कि भाई क्या है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तो देखो ब्रिटिशर्स के टाइम से ये आइडिया हमारे साथ चलता आ रहा है, कॉलोनियल रूल के टाइम पर ही। और तब ऐसा माना जाता था कि कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन के लिए वर्ल्ड स्केल में हम इकोनॉमिक उस हिसाब से चलेंगे। और आपको पता ही है, फ्लो होता था मैन्युफैक्चर कमोडिटी आउट ऑफ यूरोप एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स यूरोप में जाता था। पता ही है आपको, ये सब चीज़ें हमने हिस्ट्री में पढ़ी हैं। तो कह रहा है कि उसके बाद ये पूरा ना इकोनॉमिक नेशनलिज्म इंडिया को पूरा ना इवॉल्व करते हुए बता रहा है कि देखो ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसे हुआ, कैपिटलिज्म रिजीम थी।
फिर उसके बाद ना अर्ली इकोनॉमिक के कुछ क्रिटिक्स आए कॉलोनियल रूल में भी। तो कह रहा है क्योंकि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हमारे देश पर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में अच्छे नहीं थे, बहुत नेगेटिव थे। तो उसको राइटिंग्स में लिखा गया 1830 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा। अब राम मोहन रॉय तो आपको पता ही है कि कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे राजा राम मोहन रॉय। अगर हम इनके बारे में कुछ बात करें तो फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के, अगर आपको जरा भी इनके बारे में याद हो, है ना। तो राजा राम मोहन रॉय बहुत फेमस रहे हैं, आत्मीय सभा इन्होंने करी, सोशल इविल्स को हटाने के लिए हमेशा काम करते थे। हमेशा इनका ध्यान होता था सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स को प्रोपोगेट करना, है ना। ये सारी चीज़ें इनकी रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि लेटर क्या हुआ, कुछ सर्टन इंटेलेक्चुअल जैसे आपके भास्कर पंडुरंग तर्क तर्कदर के गोविंद विट्ठल कुंते थे, पॉपुलरली इनको भाऊ महाजन कहते हैं, रामकृष्ण विश्वनाथ कहते हैं। इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को बड़ा क्रिटिसाइज करा था क्योंकि इकोनॉमिकली हमारे ना देश को इन्होंने बहुत लूटा है। आप देखो ना, रॉ मटेरियल सारा उठा ले जाना, हमारा फिनिश गुड यहाँ पे इंडिया में बड़े ज़्यादा दामों में बेचना, तो अब अल्टीमेटली हमारे देश को उन्होंने बहुत खोखला दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पर आता है तीसरी बात, यहाँ पर आई कि भाई इमर्जिंग जो आपके इकोनॉमिक नेशनलिस्ट थॉट थे वो बढ़ते चले गए। कह रहा देखो जब लेट 19th सेंचुरी आई ना और अर्ली 20th सेंचुरी आ रही थी तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इकोनॉमी नेशनहुड के तहत चले, उसके लिए बहुत लोग ना जागरूक हो गए। तो कह रहे आपको नाम याद होगा दादा भाई नौरोजी का, महादेव गोविंद रनाडे जी का, रोमेश सुंदर दत्त जी का, गोपाल कृष्ण गोखले जी का, इन सभी ने बहुत सारे लीडर्स उस समय निकल कर आए और इन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया को अगर हम ग्लोबल कैपिटलिज्म के साथ इंटीग्रेट करें, सबऑर्डिनेट पोजीशन दें, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो इकॉनमी है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कॉलोनियल इकॉनमी हो रही है। तो सबको क्रिटिसाइज करा था उन्होंने। दे आर क्रिटिसाइज द प्रोसेस ऑफ रूरलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा था, उन सब पर इन्होंने बहुत ज़्यादा कहा। कह रहा देखो भूलो मत ड्रेन थ्योरी, कह रहा दादा भाई नौरोजी जी ने प्रपाउंड किया पूरी पूरी थ्योरी को, लिखा थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, बिना कोई कॉरेस्पॉन्डिंग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल गेन लिए हुए। तो कह रहा है ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है इससे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज तैयार हो रही हैं। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्रिएटिंग आत्मनिर्भर भारत। कह रहा सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने बहुत सारी पॉलिसीज को इनिशिएट करा जिसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म बोला जा रहा है। और इकोनॉमिक नेशनलिज्म में आज के कंटेक्स्ट में ध्यान रखो, हम सेल्फ रिलायंट इकॉनमी होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत होना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहला काम कर रहे हैं प्रमोटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो सेवरल रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया गया गवर्नमेंट की और बताया गया कि गवर्नमेंट के पास पोटेंशियल है टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, सभी स्कीम्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, मेक इन इंडिया है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, बैंक्रप्सी कोड है, ये सारी ही स्कीम्स को लिंक करा गया आपस में। कह रहा अनदर इनिशिएटिव ये लिया गया वोकल फॉर लोकल। ये सारी की सारी देखो हम ना इकोनॉमिक नेशनलिज्म को बात को ध्यान से समझो। इकोनॉमिक नेशनलिज्म में वी आर प्रायोरिटाइजिंग आर डोमेस्टिक रेगुलेशंस एज पर द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ना इनिशिएटिव लिया गया वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लिया गया, एमएसएमई को बेनिफिट करने के लिए बोला गया। फिर ना बात आई पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन। तो इंडिया इज अंडरटेकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म की, इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल इशू किया, ऑर्डर कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया, ये सब काम हुए। ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए कि लॉजिस्टिक्स को भी इम्प्रूव करना है ना, पीएम गति शक्ति प्लान, नेशनल लॉजिस्टिक्स प्लान, ये सब करा गया। नेक्स्ट एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हुई। तो इंडिया इज बिल्डिंग इट्स कैपेसिटी इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस है, स्पेस है, क्लीन एनर्जी है, इस पे करा गया, विच मे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स, और एक ऐसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत काम किया गया। यानी जो इनिशिएटिव लिए गए कि आर&डी को प्रमोट करना है, इंक्लूड जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, उच्चतर आविष्कार योजना है, इसने पूरा पूरा इम्पैक्टिंग चाहे वो आपकी रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी, सबसे क्या हुआ, इंडिया को टेक्नोलॉजिकली कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट बनाने की तैयारी की जा रही है। तो कह रहा है कि जो डिसीजंस हैं कि हमें एम्ब्रेस करना है या रिजेक्ट करना है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, कोई कोई बाइनरी नहीं होना चाहिए, डुअल नहीं होना चाहिए, सिचुएशनल डिसीजन होना चाहिए कि क्या करना है हमें। तो इंडिया को ना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया क्या करे, इंडिया ना एक बैलेंस की ज़रूरत ढूंढ रहा है कि इंडिया एक ऐसा बैलेंस ढूंढे जिसमें वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट भी कर पाए और ग्लोबल ट्रेड को ओपन भी रख पाए। ये दोनों ही काम अगर इंडिया कर ले जाता है तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। बीच में गाइज हमने ये टॉपिक थोड़ा सा लिया नहीं था, पोटेंशियल इल इफेक्ट्स ऑफ नॉट सब्सक्राइबिंग टू इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इसको और समझ लो।
हम क्यों इकोनॉमिक नेशनलिज्म को सब्सक्राइब करने में पोटेंशियल इल इफेक्ट क्या होते हैं अगर आप इकोनॉमिक नेशनलिज्म को सब्सक्राइब नहीं करते हो, नहीं लाते हो अपनी कंट्री में। सबसे बड़ा खतरा आपका होता है कि रिस्क ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज माइग्रेटिंग टू कंट्रीज जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम हो। आप जानते हो ना इस बात को। फिर लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कह रहा अगर आपने R&D अपॉर्चुनिटीज़ खो दोगे, आप इम्पोर्ट डिपेंडेंस बने रहोगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी गिर जाएंगी, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न आप क्योंकि बहुत रिलायंट हो दूसरी फॉरेन कंट्री पे इम्पोर्ट करने में, तो आप फिर ऐसा भी एक समय आ जाएगा जो क्रिटिकल गुड्स भी आपको नहीं मिल पाए, फिर क्या करोगे। तो लिमिटेड हो सकती है आपकी ग्रोथ। तो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ऐसे पैरामीटर्स आपको तय करने पड़ेंगे जिसमें आप अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को लेके अपने डोमेस्टिक चीज़ों को इस कदर करो। तभी उन्होंने कहा, देखो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी ने हमारे गलत बात नहीं कही है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म की तरफ बढ़ना होगा। वो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा। राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट गारंटी। अब ये क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज न्यूज़ में क्यों रहा, इसके बारे में करते हैं। व्हाई इट इज इन द न्यूज़। देखो वर्किंग ग्रुप ने कॉन्स्टिट्यूट करा, वर्किंग ग्रुप था, और यहाँ पर RBI ने कुछ सर्टन रिकमेंडेशन दी ताकि ना हम इश्यूज को एड्रेस कर पाएँ, जो भी गारंटी एक्सटेंडेड स्टेट गवर्नमेंट की जो गारंटी एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स हैं उनके लिए। अब सबसे पहला सवाल आता है कि स्टेट गवर्नमेंट गारंटी होती क्या है। बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इकोनॉमी का एक एक टॉपिक ना बड़े नंबर दिलाता है आपको, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे GS3 का पेपर हो जिसमें हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। तो जरा कृपया करके बड़े ध्यान से सुने। स्टेट गवर्नमेंट गारंटी का मतलब है कि एक ऐसी गारंटी जहाँ ना आपका एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको पेमेंट देनी है, प्रोटेक्ट करना है अपने इन्वेस्टर को, कि कोई भी बोरोवर अगर डिफॉल्ट करता है तो स्टेट उसके लिए खड़ा है। गारंटी देना ना, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी का मतलब यही है। आप कोई लोन लेने जाते हो तो गारंटर मांगता है कि नहीं मांगता, कि अगर आप इतना बड़ा 50 लाख का लोन ले रहे हो घर के लिए, है ना, होम लोन ले रहे हो, तो गारंटर आपसे बैंक हमेशा मांगेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, डिस्चार्ज करना अपनी लाइबिलिटी को ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ कोई भी डिफॉल्ट अगर होता है। फिर आर्टिकल 292 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है, एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव पावर हमारी यूनियन की एक्सटेंड करता है, बताता है गारंटीज कैसे कैसे दी जानी चाहिए। सिमिलर पावर आपके आर्टिकल 293 में भी लिखी हुई है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफन इश्यूज गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ PSC, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बिहाफ पर भी गारंटी देता है टू वेरियस बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि फर्दर आपके फंडामेंटली फाइनेंसिंग डेवलपमेंट स्कीम्स को लॉन्च किया जा सके। बात समझ में आ रही है। तो गारंटी क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन है। किसके पास है लीगल ऑब्लिगेशन, स्टेट के पास है, कि स्टेट आपको पेमेंट पे करनी पड़ेगी इन्वेस्टर को अगर कोई बोरोवर उसके साथ कोई डिफॉल्ट करता है। तो बात समझ में आया। आर्टिकल याद रखोगे, आर्टिकल 292 जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की होती है कि वो गारंटी देता है, ठीक है, सिक्योरिटी देता है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसे ही सेम पावर स्टेट को आर्टिकल 293 के तहत है। बी वेयर अबाउट इट। इस बार जब हम हरियाणा का पेपर गाइस सॉल्व कर रहे थे तो याद आए आर्टिकल्स करंट अफेयर्स के ही पूछे हुए हैं। उन्होंने आपसे आर्टिकल पुराने नहीं पूछे, आपसे वो सीधा पूछते हैं वो वाले आर्टिकल जो करंट न्यूज़ में रहे हैं। और याद रखो जो आने वाले जनवरी फरवरी मार्च की करंट न्यूज़ हैं इसमें से बहुत चांसेस हैं क्वेश्चन आने के गाइस, आई एम टेलिंग यू। इसलिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ पढ़ाई करनी है। अब नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक इसी के अंदर, करंट स्टेटस क्या है स्टेट गवर्नमेंट गारंटी का। कह रहे देखो स्टेट वाइज गारंटी डेटा जो है ना 2018 से 21 तक का था, जिसने बताया कि जो आउटस्टैंडिंग गारंटी है वो लेस देन 10% ऑफ द GSDP के 10% लेस है, और इट हैज़ हाउएवर बीन राइजिंग ओवर द ईयर्स फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट। तो गारंटी गिवन बाय 27 स्टेट्स ने दी है फॉर 4% ऑफ देयर एग्रीगेट के अकॉर्डिंग, और सेवरल स्टेट है पावर सेक्टर जिसमें कि लार्जेस्ट शेयर है गारंटीज का। फिर कुछ ऐसे भी स्टेट है जिसमें हायर आउटस्टैंडिंग गारंटी लेवल है, जैसे सिक्किम है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश को बहुत सिग्निफिकेंट गारंटी दी गई है एग्रीकल्चर में, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन में, ऐसे ऐसे। याद रखना हायर आउटस्टैंडिंग गारंटी लेवल कहाँ कहाँ है, सबसे पहले सिक्किम, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। ये भी आपको पेपर में सिक्वेंस में बनाने के लिए आ सकता है। तो बी वेयर अबाउट इट कि STAU की जो गारंटी लेवल्स हैं वो ऐसे तय करे गए हैं। तो आंध्र प्रदेश के पास मैंने आपको बताया प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट गारंटी कहाँ कहाँ, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, हाउसिंग में, अर्बन डेवलपमेंट, सैनिटेशन में। अब देखो सवाल आपके अंदर ये आना चाहिए
कि गवर्नमेंट गारंटी की ज़रूरत क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंस है। तो पहली इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ना ये वाइबिलिटी देती है प्रोजेक्ट में। जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज लेती हैं ना, इसकी इम्प्रूव करती है वाइबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट को। अब देखो सवाल ये उठता है, क्योंकि ना कई शब्द ऐसे आ जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, मैम ये क्या बोल रहे हैं। तो देखो, आपको थोड़ा सा तो सीख रहे हैं और मैं पूरी कोशिश रहती है कि मैं एक्सप्लेन भी करूँ। एक शब्द आया वाइबिलिटी, आया। इसका मतलब होता है गाइस, एबिलिटी टू लिव, ग्रो एंड डेवलप। यानी कि ऐसा कुछ काम करना है जिसमें कि आप ना, मतलब जीवन शक्ति देना, काइंड ऑफ वाइटलिटी किसी चीज की प्रोवाइड करना। समझ रहे हो? इसको हम कहते हैं कि इसकी इसके प्रैक्टिकल यूजेस को बढ़ाना, इसकी यूजफुल वे से इसका इस्तेमाल करना। तो गवर्नमेंट ने अंडरटेक करती है ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़े। मतलब मुद्दे की बात है, गवर्नमेंट गारंटी इसलिए चाहिए ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट हो पाए। सेकेंड चीज है टू इनेबल पब्लिक सेक्टर कंपनीज टू रेज रिसोर्सेज एट लोअर इंटरेस्ट चार्जेस और ऑन मोर फेवरेबल टर्म्स। दूसरा काम क्या है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज को रिसोर्सेज वो रेज कर पाए। और तीसरा काम क्या है, फुलफिल कर पाए रिक्वायरमेंट इन केसेस सॉवरेन गारंटी प्री कंडीशन, क्योंकि कंसेशनल लोन्स के लिए होती है, वो हो पाए। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, अब सवाल क्या आता है कि जब जब स्टेट गारंटीज की बात आती है तो सबसे बड़ा क्राइसिस होता है मॉरल हैजार्ड्स। मॉरल हैजार्ड्स क्या है? तो कह रहा गारंटीज कैन समटाइम्स कॉज अ प्रॉब्लम वेयर अ गारंटेड पार्टी डज नॉट मेक ऑप्टिमल एफर्ट टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन बिकॉज इट्स नोन इट्स बैक्ड अप बाय द स्टेट गारंटी। क्या होता है, ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा। मान लो मैं किसी को लोन दे रही हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि अगर ये लोन नहीं भी देगा तो मेरे को क्या लेना देना, मुझे स्टेट गवर्नमेंट दे देगी, क्योंकि मेरे स्टेट गवर्नमेंट गारंटर बना हुआ है। तो मैं बहुत ज्यादा एफर्ट ही नहीं मार रही उससे पैसे निकलवाने के लिए। वरना आपको पता ना, कोई बंदा पैसा अपने छोड़ता नहीं है जरा भी। तो यहाँ पर ना, मतलब इन्वेस्टर जो है, लेंडर ये है, ये लेस इंसेंटिव टू परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि उनको पता है, जरूरत ही नहीं समझते वो। इंसेंटिव भी बड़ा कम रखते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं समझ रहे। फिर फिजिकल रिस्क की बात है, अगर स्टेट गारंटी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, फिजिकल रिस्क। अगर स्टेट गवर्नमेंट ले रही है आउटस्टैंडिंग डेट को भरने का वो, तो उस आप देखो ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर से लोगे पैसा, तब भी स्टेट फाइनेंसिस का बर्डन बढ़ेगा। अनएंटिसिपेटेड कैश फ्लो वगैरह करना पड़ेगा, आपके डेट उधारी आपकी बढ़ेगी, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी, इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, वो एक रिस्क है। तीसरा इसमें क्या होता है, जो इशू आता है स्टेट को एज अ गारंटर बनने में, क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक्सेसिव गारंटी लेने से प्राइवेट लेंडर जो होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं फ्रॉम डायरेक्टली फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है, हायर बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी गवर्नमेंट की, और जो स्टेट एंटिटीज हैं वो भी परेशान रहेंगे। तो क्राउडिंग आउट जो है एक भारी समस्या है, क्राउडिंग आउट की। फिर चौथा आपको कह रहा है कि यूनिफॉर्मिटी का ना होना। यूनिफॉर्मिटी का या ना होने का मतलब क्या है कि कई ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ना सीलिंग फिक्स करी हुई है। इंक्रीमेंटल रिस्क वेटेड गारंटी करने में, वो इंक्रीमेंट करने में पछताते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी से क्या हो रहा है, सर्टेन परसेंटेज जो टोटल रेसीड रिस्क का है वही कुछ खर्च हो रहा है। तो बात को समझो कि ना, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इतना बढ़ने से क्या हो जाता है, कभी कभी इसके बहुत नलीफाइड इफेक्ट आने लग जाते हैं। पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग बढ़ जाती है, फिर प्राइवेट सेक्टर का स्पेंडिंग ड्राइव डाउन हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात है, क्योंकि लिमिटेड डिस्क्लोजर अबाउट द स्पेसिफिक पर्पस टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को राइज ही नहीं होने देती। फिर मैनेजमेंट ऑफ गारंटीज, जो क्वांटम है, टाइमिंग है, पोटेंशियल कॉस्ट के, वो डिफिकल्ट है एस्टिमेट करना। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि एक फंड होता है जिसको हम कहते हैं गारंटी रिडेम्पशन फंड, GRF। ये पब्लिक से अकाउंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश करा, ताकि ये दिए किसको जाते हैं, याद रखना, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। और इसको फंडेड कैसे कौन कर रहा है, बजटरी अप्रोप्रिएशंस के थ्रू। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि मेजर रिकमेंडेशंस क्या है वर्किंग ग्रुप की। तो वेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन इज, सबसे पहली ज़रूरत है कि हम गारंटी की डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड करें। वर्ड जो गारंटी है उसमें सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट आए, ऑब्लिगेशंस को ठीक से समझाया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट की कितनी जिम्मेदारी है, डिस्टिंक्ट किया जाए कि फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस गारंटी, जब जब भी हम रिस्क ले रहे हो तो सब कुछ डिफाइन करना क्लियर वे में बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात है यूनिफॉर्म गारंटी सीलिंग, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करे सीलिंग फॉर इंक्रीमेंटल गारंटीज के तहत। फिर तीसरी चीज़ है गारंटी फी, स्टेट गवर्नमेंट मे कंसिडर चार्जिंग अ मिनिमम गारंटी फी, जरूर वो कंसिडर करे।
और उसको ज़रूर ध्यान में रखें कि कितने कितने एडिशनल रिस्क प्रीमियम चार्ज करने हैं बेस्ड ऑन द रिस्क कैटेगरी, वो सारा कुछ इसको ध्यान में रख के करती रहे। फिर रिस्क को कैटेगराइज करना बेहद ज़रूरी है कि किस फंड को लगाने में हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है, इसको कैटेगराइज कर ले। फिर रिडेम्पशन जो फंड है जो करेंटली मेंबर नहीं है उनको बोले भाई कि जितनी जल्दी हो सके इसका मेंबर बनिए। फिर डिस्क्लोजर के स्टैंडर्ड पूरे तय कर दे। स्टेट गवर्नमेंट है पूरा डिस्क्लोज करे अपना डेटा गारंटीज को एज पर इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आरबीआई भी उसको कंसिडर करे कि डिस्क्लोज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, तो आरबीआई रेगुलेशन के फॉर्म में भी काम करे, राइट। तो नाउ लेट्स कम टू द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में कैसा काम कर रहा है। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी देखते हैं हम। देखो, स्टैंडिंग कमेटी थी फिनेंस की, इसने एक रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट की, उसका नाम था परफॉर्मेंस रिव्यू एंड रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर टू दी लोकसभा। कह रहा चेक करते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर का इंडिया में क्या स्टेटस है। कह रहा देखो, दो टर्म्स इसमें आ जाएंगे आपकी, आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए बीइंग एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी और वैसे भी इकॉनमी अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो। दो टर्म्स आती हैं इसमें, एक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, एक टर्म आती है आपकी इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब है कि आपकी परसेंटेज इंश्योरेंस प्रीमियम की विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी कितना है। कि जीडीपी के कैलकुलेशन जब आप कर रहे हो तो उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम भरने वाले कितने लोग हैं, तो आपके देश में इंश्योरेंस कितना अंदर तक जा चुका है, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन ओनली। फिर डेंसिटी का मतलब है कि रेशियो निकालना कि प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंश्योरेंस डेंसिटी, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स गाइस। पेनिट्रेशन का मतलब है आपका प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, डेंसिटी का मतलब है प्रीमियम इंश्योरेंस का विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। फिर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में इंक्रीज हुआ है। अगर आप 2001 का और 2 का डेटा निकालो एंड इफ यू कंपेयर दैट डेटा विद 2021-22 तो 4.2, इस हमारा 4.2 है इस समय डेटा। देखो, याद रखो कुछ डेटा याद रखना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डेटा नहीं डालोगे ना इकोनॉमी के कुछ सेक्शन में तो फिर ना फिगर्स ना लिखने से ना गाइस आपका आंसर बड़ा वेग सा लगता है, एम्बिग्यूटी महसूस होती है टीचर को चेक करने में। तो कुछ डेटा आपको ज़रूर याद रखना है, जैसे ये डेटा आपको ज़रूर याद रखना है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंक्रीज फ्रॉम 2.71 टू 4.2% इन 2021-22, राइट। तो ग्लोबल एवरेज क्या है, 7% है। फिर टर्म आता है इंश्योरेंस डेंसिटी का, जिसको इंक्रीज करा गया है फ्रॉम 11.5 टू $91। ठीक है, तो ग्लोबल एवरेज $874 इन 2021-22। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है इंश्योरेंस बिजनेस की, एक टर्म आती है। देखो, इंडिया ने रैंक किया है 10th। अब ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इंडिया ने रैंक किया है 10th कहाँ पर, ग्लोबल इंश्योरेंस बिजनेस में। इसका मार्केट शेयर 1.85% है 2021 के अंदर। नंबर ऑफ इंश्योरेंस इसके इंक्रीज हो गए, फ्रॉम 6 से 70 हो गए। अगर आप 2000 से 2023 की बात देखोगे तो बढ़ा है, राइट। एक मिनट गाइस। तो उसके बाद यहाँ पर आता है इसका सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस का जो सेक्टर है इंडिया में, ये टिल्टेड टुवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट, उसका शेयर 76% है। ये सारी बातें, कुछ कुछ बातें तो आपको ज़रूर याद रखनी पड़ेंगी। अब देखो, नेक्स्ट टर्म आता है कि रेगुलेशन का क्या सिलसिला है, रेगुलेशन कैसे इंडिया में होती है इंश्योरेंस सेक्टर की। तो सबसे पहला काम होता है इंश्योरेंस का ना, एक्ट था 1938 से बना हुआ है हमारे देश में, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में बना हुआ है कि जो भी इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, इंश्योरर को यानी जो इंश्योरेंस ले रहा है, पॉलिसी होल्डर, सबको बचाने के लिए इनका जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है इस पे काम करता है ये। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, इसका काम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 99 को प्रोविजंस को रेगुलेट करने का। इसका काम है प्रमोट करना, ऑर्डरली ग्रोथ करना इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में, तो ये भी रेगुलेट कर रही है। तीसरा ना, सर्टिफाई किया जाता है, जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको सर्टिफाई करा जाता है, डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए एजुडिकेट किया जाता है। तो हमारे देश में इंश्योरेंस डिवीजन ना कुछ इस तरह से दे रखी है आपके यहाँ की, डिपार्टमेंट ऑफ जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो सारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट करता है। जो कुछ इश्यूज एंड रिकमेंडेशन आते हैं वो भी आपको देखो हाईलाइट करे हुए हैं। कह रहा देखो, एक होता है माइक्रो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन,
अब इसमें इशू एंड चैलेंज क्या होता है, स्मॉल साइज ऑफ इंस्टॉलमेंट हुआ तो हाई ट्रांजेक्शन होंगी, सर्विस डिलीवरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, बिजनेस मॉडल ऐसा है ही नहीं, लैक ऑफ नॉलेज है। तो रिकमेंडेशन इसके लिए ये दी गई है कि न्यू अफोर्डेबल माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को खरीदा जाए जो कि लो इनकम वल्नरेबल सेक्शंस के लिए दिया जाए, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जो कि भाई उनको भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले, सिक्योरिटी मिले उनको भी। तो इसीलिए इनकरेज किया जाता है स्मॉल और निश प्लेयर्स को जो जोग्राफिक एरियाज में रहते हैं, ताकि कैपिटल रिक्वायरमेंट ऐसे लोगों के लिए 100 करोड़ से कम की बोली गई है। फिर एक शब्द होता है कंपोजिट लाइसेंसिंग, आईआरडीए को रेगुलेट कर रहा है। मतलब कंपोजिट लाइसेंसिंग का मतलब है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अंडर वन एंटिटी ले लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपको पता ही है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट मिलते हैं, जनरल इंश्योरेंस मिलेगा। कंपोजिट लाइसेंसिंग के लिए ये बोला गया है कि सिंगल इंश्योरेंस लो जिसमें आपको लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दोनों मिले, ताकि कॉस्ट और कंप्लाइंस हैसल इंश्योरर के लिए ना रहे। मतलब देखो हम ना अब ये कोशिश कर रहे हैं, ये जो सारी आपको मैं रिकमेंडेशन पैरामीटर बता रही हूँ, हमारी कोशिश है, जैसे हम बैंक्स के लिए कहते हैं ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, हम यहाँ भी चाहते हैं कि हमारे देश में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस का डेंसिटी दोनों बढ़े। हम ये चाहते हैं ताकि हर नागरिक जो है, चाहे वो किसकी भी सेक्शन का हो, उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मिले। फिर चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, 30% जो पॉपुलेशन है डिवॉइड टू हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, ये वाला काम हो, परफॉर्मेंस हो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज की, गवर्नमेंट इंश्योरेंस की, तो ये सारा काम इसमें किया गया है। फिर यहाँ पे ना कुछ रिकमेंडेशंस की बात की गई है। कह रहा पहली रिकमेंडेशन है अवेयरनेस की बात, कह रहा एमिनेंट नीड है कि कोई मास लेवल अवेयरनेस क्रिएट की जाए, नीड एंड बेनिफिट ऑफ हैविंग नेसेसरी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, सक्सेसफुल कैंपेन रचे जाएं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ओपन आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया जाए इंश्योरेंस एजेंट्स का, ताकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़े। देखो अल्टीमेटली वी नीड थ्री थिंग्स, क्या, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन चाहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहते हैं, और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम हो जाए। ये तीनों चीज़ें हम चाहने के लिए सारा काम कर रहे हैं, सारा चलाया इसीलिए जा रहा है। फिर जीएसटी की बात रही गई, तो देखो हम ना ये चाहते हैं जीएसटी का जो रेट है, स्पेशली जो आपका हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस होती है उसमें 18% प्रेजेंट है, और हाई जीएसटी रेट से देखो हाई प्रीमियम बर्डन बढ़ता है। इससे भी हम चाहते हैं कि इतना ज़्यादा जीएसटी को रोका जाए। फिर अनक्लेम पॉलिसीज है, सेंट्रल पोर्टल हम इसे उद्गम पोर्टल इसीलिए बनाया गया, आरबीआई का पोर्टल है, ताकि अनक्लेम डिपॉजिट्स भी आप क्लेम कर पाओ सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिकली। फिर करंट रिक्वायरमेंट, तो आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट वुड ऑन टैप बॉन्ड भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी रिकमेंडेशंस में डाली गई हैं, तीन चीज़ें करने के लिए, क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और लोअर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट करने के लिए। गाइज हम इंश्योरेंस चाहते हैं, हम इंश्योरेंस हमारे देश में बढ़ता चला जाए। So guys, we have covered 3 topics today. Rest topics will cover tomorrow in the video. So stay tuned to our channel. Thank you so much for listening. Have a nice day to all.